हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। आज की क्लास के अंदर सी एस ई टी का की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं, मीनिंग पे आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, और जस्ट लॉजिक फॉर शॉर्ट, इज अ फंडामेंटल स्किल ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है अ फंडामेंटल स्किल ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज अ फंडामेंटल स्किल ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग। इट वर्क बाय रेजिंग क्वेश्चन लाइक। ये कैसे काम करता है? क्वेश्चन क्वेश्चन रेज, अगर किसी के सामने क्वेश्चन रेज करें, इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स मस्ट बी ट्रू, इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स इज प्रोबेबली ट्रू, इफ इट दिस इज नॉट ट्रू व्हाट एल्स कांट बी ट्रू। मतलब ये कैसे काम करती है लॉजिकल रीजनिंग, कि आपको कोई चीज झूठ लग रही है या सच लग रही है, उसके साथ आपको एक रीजन बताना पड़ेगा क्यों आपको ये झूठ लग रही है और क्यों आपको ये सच लग रही है। अगर आपके पास एक रीजन है, एक लॉजिक है आपके पास, इट मीन्स आपके पास एक अच्छा इफेक्टिव थिंकिंग स्किल है। क्लियर है? इन द कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स, डॉयली एलिसन in 2019 in his article The Importance of Logical Thinking in the Workplace stated that logical thinkers observe and analyze phenomena, reaction and feedback and draw conclusion based on the input. ये ऑथर थे जिनका नाम था डॉयली एलिसन। इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था, इन हिज आर्टिकल इन्होंने लिखा था द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द वर्कप्लेस। इन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में लॉजिकल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने बताया था। स्टेटेड दैट स्टेटेड दैट लॉजिकल थिंकर लॉजिकल थिंकर ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिनोमिना। लॉजिकल थिंकर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं फिनोमिना, रिएक्शन, फीडबैक एंड ड्रॉ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इनपुट। वो क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन बेस्ड ऑन द
input. They can justify their strategy. वो क्या करते हैं? They can justify their strategy. वो अपनी स्ट्रेटजी को जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, डिसीजन को जस्टिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट दे गैदर. These all are interference. They are connection between a given sentence and some other sentence. These all these are all interference. They are connection between given sentence and some other sentence. Interference are the basic building block of logical reasoning. जो interference होती है वो एक basic क्या है? Building block है logical reasoning का. And there are strict rule governing what count are valid interference and what doesn't. तो मतलब क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग एक फंडामेंटल स्किल है. ये क्या होता है? ये एक फंडामेंटल स्किल है ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग का. लॉजिकल थिंकर क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं. लॉजिकल थिंकर ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या? फिनोमिना, रिएक्शन, फीडबैक, और उनके बेस पे वो क्या करते हैं? कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन दैट. मतलब वो पहले किसी भी चीज का कंक्लूजन निकालने से पहले, किसी भी चीज को एनालाइज करने से पहले, प्रॉपरली किसी भी चीज को रिएक्शन देने से पहले, कोई डिसीजन देने से पहले क्या करते हैं? किसी चीज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं. समझ आ गई? आगे बात करते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, if there is someone at the door, the dog will bark. Assuming this sentence holds true, there are some other sentence that must be true. भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी अगर आप रिएक्शन दे रहे हो, कोई भी आप एक्शन बोल रहे हो, तो उसके पीछे एक रीजन है, एक फैक्ट है. आपने ऑब्जर्व करके ही वो बोला है. जैसे इसने बोला कि अगर कोई डोर पे है, तो जो अगर कोई डोर पे खड़ा है तो उसको देख के जो डॉग है वो उसको क्या करेगा? भौंकेगा. अज्यूमिंग द सेंटेंस होल्ड ट्रू, देयर आर सम अदर सेंटेंस दैट मस्ट आल्सो बी ट्रू. इफ द डोर डिडंट बार्क, देयर इज आल्सो नो वन एट द डोर. तो दूसरा क्या है कि अगर कुत्ता भौंक नहीं रहा, इसका मतलब डोर पे कोई नहीं है. जस्ट बिकॉज द डॉग बार्क डजंट मीन देयर इज समवन एट द डोर. और हो भी सकता है अगर कुत्ता भौंक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दरवाजे पे हो सकता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि भाई आपका एक लॉजिक होता है, एक लॉजिक आप देते हो, आप लॉजिकल थिंकर होते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो और उसके बेसिस पे रिएक्शन देते हो, फीडबैक देते हो. ठीक है ना? और आपका डिसीजन जो होता है, आप एक डिसीजन ड्रॉ करते हो बेस्ड ऑन द कंक्लूजन. क्लियर है? तो इस तरह से ये है. आगे बढ़ते हैं. लॉजिकल रीजनिंग, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस. व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग की हिस्ट्री क्या है? लॉजिकल रीजनिंग हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस. लॉजिकल रीजनिंग, हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस. द वर्ड लॉजिकल रीजनिंग इज मेड अप टू वर्ड. लॉजिकल रीजनिंग दो वर्ड से मिलके बना है. पहले लॉजिकल, दूसरा रीजनिंग. ये दो शब्दों से मिलके बना है लॉजिकल रीजनिंग. एक लॉजिकल और दूसरा रीजनिंग. So let us understand, analyze and breathe out the history of logical reasoning with the help of two words separately as well as in conjunction. अब सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल की. लॉजिकल वर्ड जो आया है लॉजिक से आया है. लॉजिक मतलब बिलीव, मिलीव.
लॉजिक इज अ यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो लॉजिक होता है यूनिवर्सल फैक्ट होता है। लॉजिक क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज अ universal fact of human behavior, human experience. Even agriculture would be impossible without inductive reasoning about weather and sunlight. अगर आप अगर आप कोई खेती भी कर रहे हो, एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, उसमें भी रीजनिंग होती है। बिना रीजनिंग के आप वो भी नहीं कर सकते। रीजनिंग किस लिए होती है? हमें पता होता है कि अगर आप ये वाली फसल लगा रहे हो तो कौन से मौसम में लगा रहे हो, ये वाली फसल सनलाइट में चल रही है या नहीं चल रही, कितनी सनलाइट जरूरी है। तो वो सारे का सारा रीजनिंग पे डिपेंड करता है। एंड कंस्ट्रक्शन वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक एंड डिडक्टिव रीजनिंग अबाउट व्हाट मेक अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। और जो आप कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो बिना मैथमेटिक, बिना कैलकुलेशन, बिना रीजनिंग के नहीं हो सकती। लॉजिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? अब बात करते हैं लॉजिक। लॉजिक फ्रॉम ग्रीक लोगो। लोगो वर्ड से आया है, ग्रीक के लोगो वर्ड से आया है, विच हैज अ वेराइटी ऑफ मीनिंग इंक्लूडिंग वर्ड थॉट आइडिया। मतलब लॉजिक का मतलब होता है, लॉजिक का मतलब होता है, लॉजिक क्या होता है? लॉजिक जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के लोगो वर्ड से आया है, ठीक है ना। और लॉजिक के अलग अलग मतलब होते हैं। लॉजिक का मतलब थॉट हो गया, आइडिया हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, अकाउंट हो गया, रीजन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अकाउंट हो गया, रीजन हो गया और प्रिंसिपल हो गया। इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग और द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल। लॉजिक जो होता है, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग। लॉजिक स्टडी ऑफ रीजनिंग है, स्टडी ऑफ आइडिया है, स्टडी ऑफ अकाउंट्स प्रिंसिपल है ना। तो यहाँ पे इट अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश गुड रीजनिंग और बैड रीजनिंग। लॉजिक जो है हमें बताता है कि ये एक गुड रीजनिंग है जो हमें रीजनिंग को स्टडी करने में हेल्प करता है, और जो हमें ये बताता है कि ये गुड रीजनिंग है या बैड रीजनिंग है, गुड रीजनिंग है या बैड रीजनिंग। आगे बात करते हैं। Formalized logic has appeared in several places with more or less similar result. The Greek philosopher Aristotle is credited with being the first to develop a formal system of logical reasoning. But there were already people in India and China working on the formal logic before Aristotle was born. तो लॉजिक क्या होता है? लॉजिक के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ये ग्रीक के वर्ड लोगो से डिराइव हुआ है और इसके अलग अलग मतलब होते हैं, थॉट, आइडिया, एक्शन, प्रिंसिपल, अकाउंट, ये सब। लॉजिक होता है स्टडी ऑफ रीजनिंग। स्टडी ऑफ रीजनिंग से ये हमें बताता है कि अच्छी रीजनिंग क्या है, बैड रीजनिंग क्या है। क्लियर है? अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लॉजिक। हिस्ट्री ऑफ लॉजिक। लॉजिक की हिस्ट्री क्या है?
snapshot from Veda to a snapshot from Vedas to contemporary era. In ancient India, the Nasadiya Sukta of the Rig Veda contain various logic division. हमारे ऋग्वेद के अंदर, प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं, हमारे ऋग्वेद के अंदर नासादिया सुक्ता उसमें काफी सारे लॉजिकल डिवीजन कंटेन है वेरियस लॉजिकल डिवीजन that were later recast formally as the four circle of चतुष्कोटि, जो बाद में क्या करता है, that were later recast, हमारे ऋग्वेदा के नाथसा सुक्ता के अंदर काफी सारे लॉजिकल डिवीजन कंटेन है, जो बाद में क्या करते हैं, that were later recast formally the four circle of as the four circle of चतुष्कोटि, the four circle of चतुष्कोटि, ए नोट ए। अब इसमें क्या है, फोर सर्कल ऑफ चतुष्कोटि क्या है, ए नोट ए and note A and note A and note एक हो गया A, एक हो गया नोट A, एक हो गया नोट A and note A. The Nyasa school of India philosophical speculation is based on texts known as Nyaya Sutra of Akshpada Gautama from around the 2nd century BC, and its methodology of interference based on the system of logic. जो गौतमा की मेथोडोलॉजी थी वो भी लॉजिक के ऊपर ही बेस्ड थी। जो न्याया स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसोफर, जिनके नाया सूत्रा है जो ऑफ एक्सपादा गौतमा फ्रॉम अराउंड 2nd सेंचुरी, जितनी भी उनकी मेथोडोलॉजी थी वो सारी लॉजिक के ऊपर बेस्ड थी, तो ये सारा भी लॉजिक के ऊपर था। दूसरा, बट इन मॉडर्न लॉजिक descent mainly from the ancient Greek tradition. Both Plato and Aristotle conceive of logic as the study of argument and from a concern with the correctness of argumentation. मतलब लॉजिक का मतलब जो प्लेटो और अरिस्टोटल ने बताया मॉडर्न लॉजिक के अंदर, जो अगर मैं बात करूं लॉजिक का मीनिंग प्लेटो और अरिस्टोटल ने बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो लॉजिक है हैज अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं किसकी, प्लेटो की, अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल इन्होंने कंसीव किया ऑफ लॉजिक को इन्होंने बताया
as the study of argument। उन्होंने बताया लॉजिक जो होता है स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट, लॉजिक जो होता है वो स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट है। एंड फ्रॉम आ कंसर्न with the correctness of argumentation and from a concern with the correctness of argumentation. Aristotle produced 6 works on the logic known as collectively as organon. The first phase of prior analysis being the first explicit work in the logic. आगे बात करते हैं। Aristotle exposed two principles of great importance in the logic: the law excluded middle and law of non contradiction। इन्होंने क्या किया, अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल ने एक्सपोज किया, क्या एक्सपोज किया टू प्रिंसिपल ऑफ great importance in logic, great importance in logic। कौन कौन से प्रिंसिपल थे? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, जिसका मीनिंग क्या था? दैट एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इन्होंने कहा या तो कोई स्टेटमेंट झूठी हो सकती है या सही हो सकती है, बीच में कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बोला द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल का मतलब होता है दैट एवरी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, इज आइदर ट्रू और फॉल्स। और दूसरा क्या है? द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट नो स्टेटमेंट इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स। ये बोल रहे हैं कि दैट नो स्टेटमेंट इज बोथ ट्रू एंड फॉल्स, ये हो सकती है। He perhaps most famous for introduction the syllogism, मतलब जो अरिस्टोटल थे वो बहुत फेमस थे किसके लिए? इंट्रोडक्शन करने के लिए। किसको? लॉजिक को इंट्रोडक्शन कर, जो इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम मॉडर्न इरा में जो किया था वो किसने किया था? अरिस्टोटल ने किया था। आगे बात करते हैं। लॉजिक इन medieval time, logic in medieval time, Aristotle logic was studied along with the grammar and rhetoric as one of the three main strands of the trivium, the foundation of the medieval liberal art education। Logic in the Islamic philosophy में लॉजिक क्या है?
has contributed to the development of modern logic, especially the development of Avicennian logic. डेवलपमेंट ऑफ अविस्नेनियन लॉजिक, ये एक अल्टरनेटिव है। इस्लामिक फिलोसफी ने अविस्नेनियन लॉजिक को डेवलप किया, विच वाज रीजनेबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल स्लॉजियम, टेम्पोरल लॉजिक, मॉडल लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक एज an alternative of Aristotelian logic। उसके बाद in the 18th century, Immanuel Kant argued that logic should be conceived as the science of judgment। जो लॉजिक है वो साइंस ऑफ जजमेंट है। एज पर द इम्यूनियल कंट के द्वारा जो लॉजिक है वो क्या है, साइंस ऑफ जजमेंट है। सो दैट द वैलिड इंटरफेरेंस ऑफ लॉजिक फॉलो फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ जजमेंट। ऑल्दो ही स्टिल मेंटेन द Aristotle had essentially shaped everything was say about the logic as a discipline। क्लियर है? तो ये अलग अलग तरह से इन्होंने लोगों ने लॉजिक के बारे में बताया था। आगे बात करते हैं। Principal mathematica is much broader in scope than Aristotelian logic, even contain classical logic within it, albeit as a minor part. It is resemble a mathematical calculus and deal with the relations of the symbols to each other। जो प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया है, जो प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया है, जिसका स्कोप जो है अरिस्टोटेलियन लॉजिक से ज़्यादा जब बड़ा है, जो कि कैलकुलेशंस से जुड़ा हुआ है और रिलेशन से एक और काफ़ी सारे डील करता है एक दूसरे के रिलेशन से। तो ये अलग अलग बात करता है। तो आप इसको पढ़ने के बजाय ये काट दो, दैट्स इम्पोर्टेंट इज यहाँ से पढ़ो कि जो लॉजिक है वो पुराने टाइम से ही चला आ रहा है। एंशियंट इंडिया, द नसादिया सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, इन्होंने क्या किया। अब अगर मैं लॉजिक की बात करूं, पुराने टाइम में लॉजिक कहाँ से आया था, जो हमारे नसादिया सुक्ता ऋग्वेदा थे एंशियंट इंडिया के टाइम से, वहां से लॉजिक आया था। मॉडर्न लॉजिक जो था डिसेंड मेनली फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक ट्रेडिशन, और जो मॉडर्न लॉजिक आया था ग्रीक ट्रेडिशन से आया था। प्लेटो एंड अरिस्टोटल न्यू एंड नेसेसरी रीजनिंग उन्होंने किया था। इन 18th सेंचुरी साइंस ऑफ जजमेंट, मतलब इन्होंने बोला लॉजिक जो है साइंस ऑफ जजमेंट है। लॉजिक इन इस्लामिक फिलोसफी क्या कहता है, लॉजिक इन इस्लामिक फिलोसफी कहता है मेडिविया टाइम आर्थोसिक लॉजिक इन द, सबसे पहले कौन क्या क्या आया, सबसे पहले एंशियंट इंडिया का लॉजिक था, फिर मॉडर्न लॉजिक था, फिर प्लेटो एंड अरिस्टोटल का लॉजिक था, उसके बाद 18th सेंचुरी का लॉजिक, इस्लामिक फिलोसफी का लॉजिक, मेडिवल टाइम का लॉजिक एंड 20th सेंचुरी सैम्पल लॉजिक। तो ये सारे के सारे लॉजिक के बारे में बताते हैं कि कैसे कहां से आके यहाँ पर चला। आगे बात करते हैं नीड एंड सिग्निफिकेंट ऑफ लॉजिक। नीड क्यों पढ़ी लॉजिक की, नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिक, नीड एंड सिग्निफिकेंट ऑफ लॉजिक। लॉजिक इन्वेस्टिगेट, ये क्या कहना चाह रहा है, लॉजिक जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है एंड क्लासिफाई करता है। लॉजिक इन्वेस्टिगेट करता है, क्लासिफाई करता है। क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। लॉजिक जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है, क्लासिफाई करता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, बोथ थ्रू द स्टडी ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंटरफेरेंस। किसके द्वारा, थ्रू
through the study of interference, through the formal study of formal system of interference, and through the study of argument in the natural language. A deal only with the propositions used to make assertion and opposed to the question, command, sentence that are capable of being proven false. It is not concerned with the psychological process connected with the thought or with the emotions, image, and like. It converts core topics such as study of fallacies and paradox, as well as specialized analysis of reasoning using the probability and argument involving causality and argumentation theory. तो जो नीड एंड सिग्निफिकेंस है लॉजिक के, वो कहाँ से आया है? लॉजिक इन्वेस्टिगेट करता है, क्लासिफाई करता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, बोथ थ्रू द स्टडी ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंटरफेरेंस एंड थ्रू द स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट इन द नेचुरल लैंग्वेज. ये अपोज करता है क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस को चैलेंज करता है, कमांड को चैलेंज करता है, सेंटेंस को चैलेंज करता है, और ये बताता है क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है. It is not concerned with the psychological process connected with the thought or with the emotion or with the image or like. It cover core topics such as study of fallacies, paradox, and as well as specialized analysis of reasoning. तो ये सारा क्या होता है? लॉजिक होता है. तो ये आपको पढ़ना है. क्लियर है? अब बात आती है हमारे पास, अब हमारे पास बात आती है रीजनिंग क्या होता है. रीजनिंग as per Merriam-Webster dictionary, reasoning means the use of reason, especially the drawing of interference conclusion through the use of reason. इसका मतलब होता है रीजनिंग मीन द यूज ऑफ रीजन. रीजन का मीनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मीनिंग क्या होता है? एज पर मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने बोला है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने बोला है रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग मीन द यूज ऑफ रीजन. रीजनिंग मीन द use of reason, especially the drawing of interferences, the drawing of interferences, the drawing of interferences, or the drawing of conclusion through the reason. आप जब एक रीजन को देके कोई कंक्लूजन निकालते हो, आपके पास एक उसकी कंक्लूजन का एक रीजन है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं. थ्रू द रीजन. Reshma, as in his writing on reasoning means definition and type, stated that reasoning is one of the best form of controlled thinking concisively toward the solution of a problem. जो रीजनिंग होता है किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन का एक क्या है? वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल थिंकिंग. रीजनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म. कंट्रोल थिंकिंग की एक बेस्ट फॉर्म जो होती है, जिससे आप क्या करते हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, उसको रीजनिंग कहते हैं. इट इज रियलिस्टिक इन द सेंस दैट द सॉल्यूशन इज sought always in interfere to the reality of solution. We can solve many problems in our day by day daydream, dream and imagination, but they are unrealistic solution. जब ये कहना चाह रहा है कि जो रीजनिंग होती है एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन है, इट इज अ रियलिस्टिक सॉल्यूशन. शर्मन डिफाइन करता है, शर्मन ने क्या बोला? रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. रीजनिंग क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग विच during which the individual is aware of problem, identify, evaluate and decide upon the solution. किसी प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना,
उसको आइडेंटिफाई करना, उसको इवेल्युएट करना और उसके लिए सॉल्यूशन निकालना, ये क्या होता है? रीजनिंग होता है। समझ आ गए? रीजनिंग इज यूज not only when he went to solve immediate problem but also when we anticipate future problem। रीजनिंग दोनों तरह से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आज प्रेजेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रीजनिंग। नो, अगर हम फ्यूचर में फ्यूचर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, फ्यूचर की किसी प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी क्या होती है? रीजनिंग होती है। Reasoning plays significant role in one is adjustment to the environment. It is only determine one is cognitive activity but also influence the behavior and personality। अब अगर कुछ लोगों ने रीजनिंग बताई है, रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद ए पर्पस ऑफ गोल इन माइंड। गैरेट ने बोला है कि एक स्टेप वाइज अगर आप थिंकिंग करते हो, आप एक पर्पस है आपके माइंड में, कोई आपने पर्पस लिखा हुआ है और उसकी स्टेप वाइज थिंकिंग करते हो, तो वो क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग इज टर्म अप्लाई टू हाईली पर्पसफुल कंट्रोल एंड सेलेक्टिव थिंकिंग गेट। अगर आप एक हाईली पर्पसफुल थिंकिंग करते हो, कंट्रोल थिंकिंग करते हो, तो वो क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेंटल रिकॉग्निशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक मेंटली जब आप एक कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर देते हो, तो वो क्या हो जाती है? रीजनिंग बन जाती है। इट मे बी प्रिडिक्शंस ऑफ एन इवेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व कॉज एंड इंटरफेयर ऑफ कॉज फ्रॉम द ऑब्जर्व इवेंट। तो ये सारी चीजें आगे यहाँ पर चल रही है। आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास कंटेंट ऑफ लॉजिक, लॉजिक सिस्टम, लॉजिक रीजनिंग। कंटेंट ऑफ लॉजिक, लॉजिक सिस्टम and logical reasoning। Content of logic, logical system, content of logic, logical system and logical reasoning। Logical system should have three things। लॉजिकल सिस्टम के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। कंसिस्टेंटी होनी चाहिए, साउंडनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। हो सकता है आपके अंदर हमारे में आ सकता है कि लॉजिकल थिंकिंग के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। साउंडनेस होनी चाहिए, दूसरा कंप्लीटनेस होनी चाहिए, एंड लास्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है वेब के अंदर, एक लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, एक लॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कंसिस्टेंटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉपुलर यूज और कल्चर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ऑन शेरलॉक द ग्रेट डिटेक्टिव, शेरलॉक होम्स has a website called The Art of Deduction, in which he explained his method for solving crime। एक बहुत बड़े डिटेक्टिव थे, जासूस थे, शेरलॉक होम्स। उन्होंने अपनी वेबसाइट आर्ट ऑफ डिडक्शन में क्या बताया? एक्सप्लेन किया कि क्राइम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। However, the website has the wrong name. Nearly all of the Sherlock is interfere as inductive rather than deductive। ये कहना चाह रहा है कि भाई शार्लॉक की जितनी भी इंटरफेरेंस है वो इंडक्टिव है। उसने अपनी वेबसाइट का नाम ही उल्टा रख रखा है। दिस दैट्स व्हाई दे ब्रिंग टुगेदर बिट एंड पीस ऑफ द एविडेंस टू डेवलप a theory about what probably happened in a particular crime। They are not based on evidence to develop a theory what probably happened in the particular crime। They are not based on the kind of logical certainty that we have saw in the section, but rather on reasoning about likelihood and probability। It is always logical possible that Sherlock could have it wrong
even though that rarely seem happen. कुछ नहीं है, काट दो। अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के टाइप क्या होते हैं? दो तरह की लॉजिकल रीजनिंग होती है। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इट इज एबिलिटी टू ड्रॉ सम लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट और एविडेंस। जब आप कोई रीजनिंग जो है, किसी चीज का रीजन निकालते हो, किसी चीज का कंक्लूजन निकालते हो, और वो रीजन और कंक्लूजन किसके ऊपर बेस्ड है? इज बेस्ड अपॉन is based upon evidences, is based upon evidences. Here is the ability to draw some logical conclusion from known statement or evidence. Here one start with already known or established generalized statement or principle and apply to the specified cases. डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब आप कोई रीजनिंग किसके बेसिस पे निकालते हो, कोई कंक्लूजन आप एविडेंस के बेसिस पे निकालते हो, तो वो बन जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। वो क्या बन जाता है? डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग, इट इज अ स्पेशलाइज्ड थिंकिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है एक स्पेशलाइज्ड थिंकिंग होता है, जिसका पर्पस है द डिस्कवरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरलाइज प्रिंसिपल बाय मेकिंग यूज ऑफ पर्टिकुलर केस। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर केस को यूज करके, बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर केस, बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर केस, बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर केस, आप क्या करते हो? एक स्पेशलाइज थिंकिंग करते हो, जिसे आप क्या करते हो? एक जर्नलाइज प्रिंसिपल को कंस्ट्रक्ट करते हो बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर केस टू कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ generalized principle, to construct a generalized principle। तो एक स्पेशलाइज थिंकिंग जो होती है, जो डिस्कवरी करती है या कंस्ट्रक्शन करती है किसी जनरलाइज प्रिंसिपल को बाय यूज ऑफ पर्टिकुलर केस। क्लियर है? आगे बात करते हैं। दो तरह के होते हैं हमारे पास टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। आगे बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग? लॉजिक is one of the main pillar of critical thinking, and there is no question that critical thinking would be impossible without some understanding of logical। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्या है? मेन पिलर है। लॉजिक जो है इज द मेन पिलर, is the main pillar of critical thinking। Logical reasoning is the main pillar of critical thinking।
बिना देर इज नो क्वेश्चन दैट बिना लॉजिकल रीजनिंग के क्रिटिकल थिंकिंग करना इम्पॉसिबल है. देर इज नो क्वेश्चन दैट क्रिटिकल थिंकिंग वुड बी इम्पॉसिबल विद सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. हाउएवर देयर आर मैनी अदर स्किल इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग. और कुछ और चीजें होती हैं. क्रिटिकल थिंकिंग होने के लिए कुछ स्किल्स का होना बहुत जरूरी है. तो कौन कौन से स्किल्स हैं? एम्पैथी, ability to imagine what someone else is feeling or experiencing. एम्पैथी का मतलब होता है एक एबिलिटी टू इमेजिन करना कि भाई दूसरे की फीलिंग क्या है, दूसरा किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहा है. एनालॉजी और क्रिएटिविटी. ये कहना चाह रहा है कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर तीन चीजें होना जरूरी है. एम्पैथी एम्पैथी एनालॉजी एंड क्रिएटिविटी. ये तीनों आपको याद रखने हैं. क्लियर है? एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट समवन एल्स इज फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग. दिस इज अ क्रूशियल स्किल फॉर क्रिटिकल थिंकिंग since it allow you to broaden your perspective, reflect on your action and belief. Empathy also make you better student of philosophy because it enable you to put yourself in the author's shoes and understand the argument from the within. एनालॉगिंग का मतलब होता है नोटिस करना सिमिलैरिटी. एनालॉगी का मतलब होता है एनालॉगी इज नोटिसिंग करना सिमिलैरिटी एंड थिंकिंग देम थ्रू. एनालॉगी अलाउ अस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट. फॉर एग्जांपल, सिमिलैरिटी को नोटिस करना. क्रिएटिविटी का मतलब होता है क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कमिंग अप विद अ न्यू आइडिया. सो इट इज हैवीली डिपेंड अपॉन द क्रिएटिविटी. तो ये इसमें हम क्या करते हैं, नई नई मेथड्स को, नई नई इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए नए आइडियाज को लेके आते हैं. तो ये थोड़ा क्या होता है, क्रिएटिव होता है. दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव होता है. क्लियर है? समझ आगे आगे बात करते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी. सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फॉर कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी के लिए लॉजिकल रीजनिंग की क्या सिग्निफिकेंस है? From the perspective of logical lead to conclusion by the correlated differing fact and statement, it is correlation is done through the argument. Company secretary one has to resolve various issues on the day-to-day affair and also ensure compliance and governance in true and letter spirit. They also require the professional to argue to support in favor of some conclusion with the help of certain fact and consumption. Company secretary does all things throughout his life in imparting his professional excellence. Therefore, logic reasoning has become more important day by day in the entrance test of the professional as well as academic bodies. तो कंपनी सेक्रेटरी को डेली अलग अलग चीज़ों में फेस करना पड़ता है, अलग अलग इशू को रिजोल्व करना पड़ता है, अलग अलग कंप्लायंस को इंश्योर करना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों में आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है. उनके पास एक प्रॉपर रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है ना. अब आगे बात करते हैं. लॉजिकल रीजनिंग और समराइज गाइडेंस टू द सीएसटी कैंडिडेट. ये कुछ नहीं है, इसको काट दे. आगे बात करते हैं. कंटेंट क्या होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के? लॉजिकल रीजनिंग, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तीन तरह से इसके कंटेंट है. लॉजिकल रीजनिंग के तीन तरह से कंटेंट है. एक है लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है वर्बल रीजनिंग, तीसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में आप जैसे कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, कैलेंडर रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैरास, ड्राइंग इंटरफेरेंस, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टेटमेंट एंड assumption, ये आती हैं इसके अंदर.
लॉजिकल रीजनिंग के लिए अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, इसके अंदर कैलेंडर्स आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग आती है, क्लॉक रीजनिंग आती है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, ड्राइंग कंक्लूजन फॉर द पैसेज आता है, ड्राइंग इंटरफेरेंस आता है, नंबर टेस्ट आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज आती है, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन आती है। वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके पास अल्फाबेट टास्क आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल आती है, एनालॉगी आती है, सरेशन एंड रीजन आता है, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, स्लॉजियम्स, ट्रूथ टेलर एंड लायर्स, ये चीजें वर्बल रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन रीजनिंग, ये पार्ट है। आपसे पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या आता है, वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या आता है। जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके पास आता है एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर, मिरर इमेज, रूल डिटेक्शन एंड न्यूमेरिक एंड अल्फा सीरीज। तो ये सारे का सारा आपको इतना पता होना चाहिए, ये सारे का सारा आपको पता होना चाहिए।